हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू फैल्कन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी ईसीजी और ईकेजी। देखिए, ये जो ईसीजी और ईकेजी होता है, इट इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दैट assesses the electrical activity of heart. That means ये जो ईसीजी होता है ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एसेस करता है, और जब हम उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं दैट बिकम्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए, ईसीजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है हार्ट में, हाउ इट वर्क्स। ईसीजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा क्लू होना चाहिए रिगार्डिंग द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। देखिए, ये जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है, इसमें सबसे पहले क्या आता है, हियर इज एसए नोड। एसए नोड को हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं या हार्ट ऑफ द हार्ट। ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। दिस इज राइट एट्रियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। देखिए, ये जो एसए नोड होता है, एसए नोड में जो सेल्स प्रेजेंट होती है, दीज सेल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और यू कैन से दैट ये जो सेल्स होती है दीज आर रिपोलराइज्ड। अब जब इन सेल्स को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मिलती है तो व्हाट हैपन्स, जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट गेट्स एंटर्ड इनटू दीज सेल्स। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, दैट आर सोडियम आयन्स प्लस कैल्शियम आयन्स। दैट मीन्स देयर अकर्स इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। जब इनमें पॉजिटिव चार्ज एंटर होता है तब हम बोलते हैं कि ये जो सेल्स है ये डिपोलराइज हुए। दैट मीन्स कि ये जो ऐसे नोड की सेल्स डिपोलराइज होती है, उस वजह से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है जो ट्रांसमिट होती है थ्रू, दिस इज कॉल्ड एज बल्कमैन्स बंडल। थ्रू बल्कमैन्स बंडल वो ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो एट्रियल पार्ट होता है हार्ट का, दिस गेट्स कंट्रैक्टेड। फिर जाके ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां पे पहुंच जाती है एट एवी नोड। एवी नोड को गेटवे ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, और वी कैन से दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज बेस सेंटर। देखिए, ये क्या करता है, जो इंपल्स यहां से यहां तक पहुंच जाती है, ये इस इंपल्स को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता है, हिंडर कर देता है, सो दैट कि ये जो एट्रियल पार्ट है हार्ट का ये कंप्लीटली कंट्रैक्ट हो जाए, या जो ब्लड है इसमें वो कंप्लीटली आउट हो जाए इससे और एंटर हो जाए इनटू द वेंट्रिकुलर पार्ट। फिर जाके ये इंपल्स पहुंच जाती है इन बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड फाइनली टू पुरकिंजी फाइबर। जिससे क्या होता है, ये जो वेंट्रिकुलर पार्ट होता है हार्ट का ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वी कैन से दैट ये डिपोलराइज हो जाता है। फिर ब्लड जाके जो डीऑक्सीजनेटेड है वो पल्मोनरी सिस्टम में जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है। अब अगर एक इंडिविजुअल की ईसीजी को हम, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है उसकी ईसीजी को हम देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, देयर इज पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। देखिए, जब ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हो जाती है और दो एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ पी वेव। सो दिस पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल कंट्रैक्शन, और एट्रियल डिपोलराइजेशन। अब जब एट्रिया पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड एंटर होता है इनटू द वेंट्रिकल्स, देन देयर इज दिस स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये थोड़ी देर के लिए एवी नोड के पास रुक जाती है। ये जो डिले होता है इन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। आइसोइलेक्ट्रिक मीन्स देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है एवी डिले। देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स,
QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स के डिपोलराइजेशन को या वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को। वंस ये जो वेंट्रिकल्स है व्हेन दे आर फुल्ली चार्जड, तो एक स्टेट आ जाती है ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेकंड आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। देन फाइनल में आती है हमारी टी वेव। टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। देखिए, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हुए तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए तो टी वेव बनी। बट इन केस ऑफ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन पे पी वेव बनी, रिलैक्सेशन पे वेव इसलिए नहीं बनती है क्योंकि ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ये डोमिनेट करता है उस वेव को जो बननी चाहिए थी बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया। देखिए, अगर हम ईसीजी के पेपर को लेंगे, ईसीजी के पेपर में हमें एक लार्ज बॉक्स होता है और उस लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। ये जो स्मॉल बॉक्स एक होता है ये रिप्रेजेंट करता है 0.04 सेकंड्स को। 0.04 सेकंड्स मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट मीन्स 0.2 सेकंड। एक स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 0.4 सेकंड्स को और एक लार्ज बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 0.20 सेकंड्स। ठीक है, देखिए एट्रिया कंट्रैक्ट हुए, पी वेव बनी। जो नॉर्मल ईसीजी होती है उसमें पी वेव की ड्यूरेशन होती है लेस देन 0.12 सेकंड्स। ठीक, देन पी वेव से लेकर एट द एंड ऑफ द पी वेव वहां से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल्ड एज पी क्यू इंटरवल और पी क्यू सेगमेंट। ये जो पी क्यू सेगमेंट होता है दैट नीड्स टू बी आइसोइलेक्ट्रिक, दैट मीन्स इट शुड बी स्ट्रेट, राइट। देन ये जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन को, इट आल्सो नीड्स टू बी 0.12 सेकंड्स। ना तो ये वाइड होना चाहिए ना ही नैरो होना चाहिए, यानी कि ना तो लेस देन 0.12 सेकंड से होना चाहिए ना ही मोर देन 0.12 सेकंड से होना चाहिए। देन यहां जहां से एट्रियल कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है अप टू दिस पॉइंट ये बनता है हमारा पीआर इंटरवल। देखिए, पीआर इंटरवल की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इन केस ऑफ हार्ट ब्लॉक्स। जो नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है दैट इज 0.12 टू 0.20 सेकंड्स। ठीक है, देन आता है एसटी सेगमेंट, यहां से लेके यहां तक ये आता है हमारा एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट भी आइसोइलेक्ट्रिक होना चाहिए और इन सिंपल टर्म ये स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये एलिवेटेड होगा दैट इज प्रॉब्लमैटिक, अगर डिप्रेस्ड होगा दैट इज आल्सो प्रॉब्लमैटिक। फिर यहां क्यू से लेके टी वेव तक दैट इज कॉल्ड एज क्यूटी इंटरवल। जो ड्यूरेशन होती है क्यूटी इंटरवल की दैट इज 0.34 टू 0.45 सेकेंड्स। यूजुअली जब एक इंडिविजुअल को टैकिकार्डिया होता है एक क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाता है। व्हेन देयर इज ब्रेडिकार्डिया क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। सो इट इज ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन द हार्ट रेट। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड रहा तो ये क्रिएट करता है वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज। स्पेशल टाइप ऑफ डिसरिथमियाज होते हैं वो वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज जिनको बोलते हैं टॉर्सो डी पॉइंट्स। ये डेवलप होते हैं यूजुअली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का जो टॉपिक है वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उनमें कौन सी ईसीजी चेंज। अब हार्ट रेट कैलकुलेशन अगर करनी होगी तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो एक इंडिविजुअल की जो ईसीजी है दैट विल बी नॉर्मल या फिर जो ईसीजी है दैट विल बी एबनॉर्मल। अब अगर किसी पेशेंट की नॉर्मल ईसीजी है तो वहां पे हमारे दो मेथड्स बनते हैं ऑफ हार्ट रेट कैलकुलेशन। फर्स्ट वन इज हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस between two R waves। That means कि अगर हमारे पास
ये ईसीजी है, ये दो आर वेव्स हैं या आर आर इंटरवल है। इस आर आर इंटरवल के बीच में जितने भी लार्ज बॉक्सेस आते हैं दैट विल प्रोवाइड अस द हार्ट रेट। एज पर इंस्टेंस दो आर आर इंटरवल के बीच 4 लार्ज बॉक्सेस है, सो हार्ट रेट विल बी 75 बीट्स पर मिनट। सेकंड मेथड जो है दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन आर आर इंटरवल, ये बनता है हमारा नॉर्मल सिनेरियो। अब अगर कोई पेशेंट है उसका रिदम नॉर्मल नहीं है, दैट इज ये जो ईसीजी है दैट इज एबनॉर्मल, वहां पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, अगर हमें एट्रियल रेट कैलकुलेट करनी हो तो एट्रियल रेट में हम क्या करते हैं, जो यूजुअली हमारी ईसीजी होती है दैट इज 6 सेकंड स्ट्रिप। 6 सेकंड स्ट्रिप में कितनी पी वेव्स बनी उनको मल्टीप्लाई करना है बाय 10, दैट गिव्स हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल और एट्रियल रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, अगर 6 स्ट्रिप्स में 6 पी वेव्स बनी तो इट विल बी 60 बीट्स पर मिनट। सेम विल बी विथ वेंट्रिकुलर रेट। यहां एट्रियल रेट में हम पी वेव्स लेते हैं, वेंट्रिकुलर रेट में हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस लेंगे इन 6 स्ट्रिप ईसीजी में। ठीक है, वहां पे क्यूआरएस जितने बने हैं विद इन 6 स्ट्रिप ईसीजी में, जितने भी क्यूआरएस बने हो उनको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, दैट गिव्स एज फॉर इंस्टेंस के 6 स्ट्रिप ईसीजी में 7 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 70 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट बनेगी ऐसे इंडिविजुअल की। ये दो मेथड्स बनते हैं, वन इज इन नॉर्मल कंडीशन एंड अनदर इज ऑन एबनॉर्मल कंडीशन। अब अगर हम बात करेंगे जो भी डिसरिथमियाज है, now let us look at dysrhythmias. Dysrhythmia, as the name suggests, it is deviation from normal rhythm। जो हार्ट का नॉर्मल रिदम है उस रिदम से जो भी डिविएशन आएगी वी कॉल इट एज डिसरिथमिया और एरिथमिया। देखिए, या तो ये एट्रियल पार्ट में एग्जिस्ट होगा देन इट इज एट्रियल डिसरिथमिया, या फिर वेंट्रिकुलर पार्ट में एग्जिस्ट होगा दैट इज वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया। सबसे पहले हम एट्रियल डिसरिथमियाज को देखिए, एट्रियल डिसरिथमियाज में हमारा पहला जो आता है दैट इज साइनस टेकिकार्डिया। साइनस, as the name suggests, that it is related to SA node. SA node. When the rate of firing of this SA node will be more than 100, we call it as sinus tachycardia. Second comes sinus bradycardia. That means when this SA node fires at less than 60 beats per minute. थर्ड जो आएगा हमारा that will be atrial flutter। देखिए, एट्रियल फ्लटर में होता क्या है, ये जो एट्रिया होता है इट बीट्स एट 150 to 350 बीट्स पर मिनट। जब एट्रिया की रेट फ्रॉम 150 to 350 बीट्स पर मिनट बढ़ जाए वी कॉल इट एज एट्रियल फ्लटर। देखिए, एट्रियल फ्लटर जो होगी उसमें जो पैटर्न ऑफ ईसीजी होगा देयर विल बी एब्सेंट पी वेव। अब ये पी वेव एब्सेंट कैसे होगी, जो ये एट्रिया होते हैं इनके सब एट्रियल फ्लटर दे ओनली वाइब्रेट नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब जब एट्रिया सिर्फ वाइब्रेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ईसीजी पे हमें पी वेव फाइंड आउट नहीं होगी।
एंड सेकंड थिंग इज जो पैटर्न होगा ईसीजी का दैट विल बी सीसा लाइक। ये हुआ हमारा एट्रियल फ्लटर। नेक्स्ट आएगा हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, ये जो एट्रिया होते हैं दे बीट एट 350 टू 600 बीट्स पर मिनट। अब एट्रिया की जो रेट है दैट इज फास्ट एनफ, सो जो हम बोलेंगे कि ये जो एट्रिया है एज लाइक इन एट्रियल फ्लटर दे विल ओनली वाइब्रेट। अब जब ये वाइब्रेट करेंगे तो पी वेव नहीं आएगी, तो देयर विल बी नो पी वेव। अब एट्रिया सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है दैट इज लेस, और वी कैन से दैट देयर इज जीरो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम है, सो ऑब्वियसली जो ब्लड है फ्रॉम द एट्रियल पार्ट ऑफ द हार्ट वो वेंट्रिकल्स में एडुकेट क्वांटिटी में नहीं जाएगा। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो ब्लड है उसकी पूलिंग हो जाएगी, उसकी स्टैसिस हो जाएगी विद इन द एट्रिया, so there exists maximum chances for thrombus formation. So in case of atrial fibrillation there are maximum chances of thrombus formation. So अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि in which type of dysrhythmia there are maximum chances of thrombus formation, so your answer will be atrial fibrillation, right? Or in addition to this there are circus like movements. circus like movements होते हैं of what? electrical current within the atria. ये जो impulses होते हैं they make rounds within the atria, that we call as circus like movements. अब अगर ventricular dysrhythmias की बात करेंगे, इसमें आएगा पहला हमारा SVT। साइड बाय साइड हम VT को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर वेंट्रिकल्स की रेट हुई मोर देन 100 बीट्स पर मिनट वी कॉल इट एज वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। एंड इन केस ऑफ SVT दैट इज सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, अगर वेंट्रिकल्स की रेट हुई फ्रॉम 140 टू 250 बीट्स पर मिनट वी कॉल इट एज सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। देखिए होता क्या है, VT और SVT में क्या डिफरेंस होती है। अगर हम एक इंडिविजुअल का हार्ट लेंगे, इंडिविजुअल के वेंट्रिकल्स अगर हम लेंगे तो ये जो एपिकल पार्ट होता है ऑफ हार्ट, जो लोअर पार्ट होता है वेंट्रिकल्स का, यहां से शुरू होता है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। दैट मीन्स जो मसल्स यहां पे होते हैं अगर उनका रिदम चेंज हुआ दैट विल बिकम वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अगर अपर पोर्शन का हुआ दैट इज सुपीरियर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, तो वहां बनता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब ईसीजी पैटर्न क्या होगा इन केस ऑफ SVT एंड VT। देखिए SVT में जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज नैरो, बट इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया दिस QRS complex is wide, or we can say that in case of SVT the duration of QRS complex is less than 0.12 seconds, and in case of VT it is more than 0.12 seconds, right? Plus अगर किसी पेशेंट को VT होगा there will be no P wave and no T wave. Now ventricular fibrillation. देखिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स की रेट होती है दैट इज अराउंड 400 टू 500 बीट्स पर मिनट। एज लाइक इन एट्रियल फिब्रिलेशन, जो एट्रिया होते हैं दे जस्ट वाइब्रेट, इन द सेम वे इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं दे जस्ट वाइब्रेट। सो वहां पे पी वेव एब्सेंट थी, यहां पे QRS कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होगा।
अब QRS कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है, जो वेंट्रिकल्स है दे जस्ट वाइब्रेट, दे डोंट कंट्रैक्ट। सो अगर आप पेरिफेरल पल्स चेक करोगे ऐसे इंडिविजुअल की, दैट विल बी एब्सेंट। ठीक, अब पेरिफेरल पल्स एब्सेंट है, वेंट्रिकल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, सो कार्डियक आउटपुट जो होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड। तो देयर आर द चांसेस कि ये जो पेशेंट है दैट कैन एंटर इनटू द शॉक। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है इट इज कॉल्ड एज मोस्ट लीथल एरिथमिया। ये बनता है क्वेश्चन यहां पे, मोस्ट लीथल एरिथमिया कौन सा है, दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। रीजन क्या है इसके पीछे वो हमने आपको बताया। अब जो रिदम बनेगा इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दैट विल बी लाइक दिस, और ऐसे रिदम को हम कियोटिक रिदम बोलते हैं। सो कियोटिक रिदम ऑफ ECG इज फाउंड इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा PVCs। PVCs क्या होती है, दीज आर प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। देखिए प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है। नॉर्मल कंडक्शन में क्या होता है, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हो जाती है, दैट पासेस टू AV नोड एंड देन टू बंडल ब्रांचेस। बट PVCs में क्या होता है कि ये जो इंपल्स जनरेट हो जाती है ये फ्रॉम एनी अदर एरिया जनरेट होती है, और वी कैन से दैट कि ये जो इंडिविजुअल का हार्ट होता है इट इज मायोजेनिक इन नेचर, सो एवरी सेल, एवरी मसल सेल हैज द प्रॉपर्टी टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अगर किसी भी पोर्शन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई, उसने इंक्रीज की हार्ट रेट या डिसरप्ट की हार्ट रेट एक इंडिविजुअल की, वी कॉल इट एज PVC। और ये जो साइट होती है, इस साइट को हम, जहां से ये एबनॉर्मल इंपल्स जनरेट होती है, वी कॉल इट एज एक्टोपिक साइट। और ये जो इंपल्स या कहेंगे कि ये जो एबनॉर्मल बीट प्रोवाइड हुई, जनरेट हुई वहां से, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोपिक बीट। अब अगर हार्ट के किसी एक पोर्शन से ये बीट जनरेट हुई, वी कॉल इट एज यूनिफोक्युलर PVC। अगर दो या दो से ज्यादा साइट से जनरेट हुई देन वी कॉल इट एज मल्टीफोक्युलर। देखिए इस PVC में फर्दर क्लासिफिकेशन भी आती है। वो क्लासिफिकेशन क्या है, ये जो PVC होती है दैट कैन बी इधर बाइजेमाइनी, ट्राइजेमाइनी और क्वाड्रिजेमाइनी। देखिए ये क्या होती है, अगर एक ECG में एवरी सेकंड बीट PVC हुई, वी कॉल इट एज बाइजेमाइनी। जैसे ये एक इंडिविजुअल की ECG है, ये पहली बीट है या पहली ECG है, जो सेकंड बनती है दैट विल बी प्रीमैच्योर। ऐसी कंडीशन को हम बाइजेमाइनी बोलते हैं। अब अगर एवरी थर्ड बीट है PVC देन इट इज ट्राइजेमाइनी, और अगर एवरी फोर्थ है देन इट इज क्वाड्रिजेमाइनी। अब PVC में हमारा क्या रोल बनता है, व्हेन यू फाइंड आउट कि कोई पेशेंट है उसको 5 से 6 PVCs होते हैं विद इन ए मिनट, या ये PVCs बढ़ जाते हैं, देन योर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये यहां पे क्वेश्चन बनता है कि अगर पेशेंट हो उसको PVCs हो तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है हमारी, अगर आपने फाइंड आउट किया कि पेशेंट को 5 to 6 PVCs हो रहे हैं विद इन ए मिनट या वो बढ़ रही है PVCs, तो फर्स्टली यू हैव टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब लास्ट में आती है हमें दो चीजें, फर्स्ट वन इज ventricular standstill and second is PEA।
ना ये दो चीजें क्या होती है, देखिए वेंट्रिकुलर स्टैंडस्टिल एज द नेम सजेस्ट्स कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये एक ही पोजीशन में रहते हैं और वी कैन से दैट ना तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं ना ही रिलैक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर स्टैंडस्टिल, या आप इसको कॉमनली बोलते हो एसिस्टोल। एसिस्टोल में जो ईसीजी का पैटर्न होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में क्या होता है, देयर इज डिसोसिएशन बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी एंड मैकेनिकल एक्टिविटी, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाती है बट वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैकेनिकल प्रोसेस को नहीं कर पाती है, दैट इज कॉल्ड एज पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो जो पैटर्न बनेगा ईसीजी का, इट विल बी लाइक दिस, there will be small deflections in the ECG, but the actual complexes are not formed. This was all about the dysrhythmias. Hope you have enjoyed the lecture. Next topic will be regarding the heart blocks.